एवरीवन, दिस इज शानी दनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाला है एज यू विल मूव ऑन टू लाइक 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, क्योंकि साइंस तो आप तब पढ़ने वाले हैं, आप केमिस्ट्री भी पढ़ोगे एंड इसी तरीके से आपको डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं जो जी के रिलेटेड भी हैं, जो जनरल साइंस है उससे रिलेटेड हैं, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि केमिकल कंपाउंड्स हैं और जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं या जिनको हम लेबोरेटरी वगैरह में भी डेफिनेटली यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो जो डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं टू कैरी देम आउट, ताकि कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट मिले या कुछ प्रोडक्ट मिले जिसे यूज़ किया जा सके। उन सब रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट्स लगते हैं वो होते हैं केमिकल कंपाउंड्स, राइट। सो केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उनको पढ़ना बनता है बिकॉज आपको जीके में या जनरल नॉलेज में भी कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इन्हीं कंपाउंड से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फिटकरी सुना होगा, ठीक है, सब यूज़ करते हैं अपने घर में, अपनी मम्मी दादी से आप पूछ सकते हैं। सो जो फिटकरी है जिसे हम एलम कहते हैं, उससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ओवरऑल क्या है वो, एलम एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, राइट। तो उसी से रिलेटेड कई फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपने कभी ड्राई आइस के बारे में सुना होगा या कभी आप कोई शो वो देखते हो तो एकदम से नहीं वो बिल्कुल वाइट वाइट सा धुआं आ जाता है, तो हमने कई बार ड्राई आइस जो है उसको देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा, बट क्या हमको पता है एग्जैक्टली ड्राई आइस कहते किसको है। सिमिलरली देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, विनेगर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें प्लास्टर लगाया जाता है, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में जानना इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, साथ ही साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज का वीडियो टोटली उसी पे बेस्ड है, दैट इज फैक्ट्स अबाउट केमिकल कंपाउंड्स। अब बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, सारे तो डिस्कस नहीं करेंगे, पर जिनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक उनका कॉमन नेम या उनका केमिकल फॉर्मूला या फिर किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, व्हाट आर द यूजेस, इस तरीके के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं रिलेटेड टू देम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। एंड वंस वी आर डन विद दिस, नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा जस्ट इसके बाद, वो बेस्ड होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, जिसमें जो फैक्ट्स हम पढ़ रहे हैं उस पर बेस्ड तो क्वेश्चंस होंगे ही, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे which do come across like बहुत ज़्यादा frequently पूछे जाते हैं। So this is how दोनों ही videos are very important for this topic. Now let's just begin with the very first compound जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो 8th स्टैंडर्ड में हो और अगर केमिकल फॉर्मूला याद कर सकते हो अच्छी बात है, इट्स नॉट लाइक टू डिफिकल्ट, आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा। एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए आपको कि कैल्शियम कैसे लिखते हैं हम, ठीक है, व्हाट इज द सिंबल जिससे हम कैल्शियम को एक तरीके से इलस्ट्रेट करते हैं। और इस तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट एग्जैक्टली होता क्या है या इसका पूरा फॉर्मूला क्या है, कार्बोनेट क्या है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर अभी सीख लोगे तो 9th 10th में तो काम आने ही वाली हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और 11th 12th तक तो ये बहुत ही बच्चों जैसी चीज़ें लगने लगती हैं। साथ ही साथ इनके यूजेस या फिर इनको कॉमनली क्या कहते हैं, ये सब पढ़ने से भी आपका एक जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट इज अ केमिकल कंपाउंड विद द केमिकल फॉर्मूला CaCO3। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है वो Ca है, ठीक है, और कार्बोनेट CO3 है, राइट, और इसीलिए इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और हो जाता है CaCO3। बाकी चार्जेस वगैरह का हम नहीं पढ़ेंगे कि Ca पे +2 चार्ज होता है या कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है, ये सब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि कैल्शियम इज Ca, कार्बोनेट इज CO3, और इसीलिए इनका जो फॉर्मूला है वो है CaCO3। क्लियर? और ये क्या है? एक केमिकल कंपाउंड फॉर श्योर। इट इज फाउंड इन द रॉक्स एज अ मिनरल कैल्साइट and aragonite, mostly particularly as a limestone, chalk और मार्बल। तो जो हम मार्बल्स देखते हैं या जिस चौक से हम लिखते हैं, है ना, या लाइमस्टोन की अगर हम बात कर लें, इन सब में कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो अगर हमें बात करनी है कि कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में आपको मिल जाता है, तो ये ज़्यादातर मिनरल कैल्साइट या एरेगोनाइट के फॉर्म में आपको मिलेगा। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट होता है लाइमस्टोन, चौक और मार्बल में। क्लियर? सो इस तरीके से पूछा जा सकता है, दिखता ऐसा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इवन लेबोरेटरी वगैरह में भी यू विल यूज इट इन द पाउडर फॉर्म, ऐसे दिया रहता है आपको एक जार में, एंड विद दैट यू कैन जस्ट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है। क्लियर? सो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का एटलीस्ट आपको केमिकल फॉर्मूला याद हो गया। चौक, मार्बल, लाइमस्टोन में भी कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉन टॉक्सिक एंड odorless कंपाउंड
commonly found as a white mineral which occurs naturally in chalks, limestone and marbles. ठीक है, ऑलरेडी वाला पॉइंट तो देख चुके हैं. अभी बात क्या हो रही है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट जहरीला पदार्थ नहीं है, इट्स नॉन टॉक्सिक. ठीक है, सो इट्स नॉट हजार्डस, इट्स नॉट पॉइजनस, इट्स नॉन टॉक्सिक. साथ ही साथ इसकी कोई स्मेल नहीं होती है एज सच. जैसे बहुत से कंपाउंड्स होते हैं जिनकी बहुत ही गंदी सी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है. कुछ होते हैं जिनकी फ्रूटी स्मेल होती है. ठीक है, लिटरली आप जब उसको स्मेल करते हैं ऐसा ही लगता है कि बहुत ही प्यारी फ्रूटी सी स्मेल आ रही है. और कुछ होते हैं जिनकी कोई स्मेल ही नहीं होती, तो उनको कहते हैं ओडरलेस. सो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो नॉन टॉक्सिक भी है और ओडरलेस भी है. कौन से कलर में होता है ये? व्हाइट कलर में ही पाया जाता है ये. और किस में प्रेजेंट होता है? मार्बल, चॉक, लाइमस्टोन जैसी चीजों में. नेक्स्ट इट इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ सी शेल्स, स्नेल्स एंड एग शेल्स. अब स्नेल्स जो होते हैं उनका जो ऊपर का शेल होता है, ठीक है, जो कवरिंग है, या जो सी शेल्स होते हैं जो मोती जिसमें मिलता है पर्ल, ठीक है, वो सी शेल्स आपने देखे होंगे. साथ ही साथ जो एग शेल होता है, इन सब में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रेजेंट होता है. क्लियर? सो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो द कॉम्पोनेंट ऑफ सी शेल, स्नेल्स एंड एग शेल. क्लियर? ओके. कैल्शियम कार्बोनेट इज लार्जली एम्प्लॉयड इन द पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री. अब हम ना बात कर रहे हैं किसकी? यूजेस की, कि एग्जैक्टली कैल्शियम कार्बोनेट को किस किस फॉर्म में यूज किया जाता है. तो सबसे पहले इसको पल्प और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है. जो इंडस्ट्री जहाँ पे पेजेस बनते हैं, है ना, उसका एक पल्प बनता है, देन द पेपर इज मेड. सो इस तरीके से वहां पर भी कैल्शियम कार्बोनेट एक इंपॉर्टेंट compound है. It can be used as a filter and pigment, making possible the production of a whiter, higher quality pigment than another minerals. तो जब भी एक पिगमेंट की जरूरत पड़ती है ना, एक फिल्टर बनाना है, एक पिगमेंट बनाना है, तो उस वक्त कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा अच्छा व्हाइट पिगमेंट देता है एज कम्पेयर टू अदर मिनरल्स. सो इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका यूज फॉर मेकिंग पिगमेंट या एज अ फिल्टर भी यूज किया जाता है. एंड बेसिकली ये पेपर पल्प इंडस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्लियर? ओके. In the construction industry, calcium carbonate is used as a filler in concrete, increasing its durability and appearance and to purify metals for use in construction applications. यानी जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, कुछ बन रहा होता है, बिल्डिंग वगैरह, घर वगैरह, तो कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, राइट. सीमेंट और जो भी ग्रिट वगैरह यूज करते हैं उसमें भी एज अ फिलर का उपयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को. क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही ऐड करते हैं ना, तो वो जो कंक्रीट है उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है, ताकत जो है झेलने की, या बहुत लॉन्ग लास्टिंग वो हो जाता है, तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है. साथ ही साथ ये अपीयरेंस जो है उसको भी अच्छा कर देता है. increases the appearance and to purify metal for use in construction applications. even जो metals है उनको purify करने के लिए जब construction वगैरह हो रहा होता है applicants का, तब भी use किया जाता है किसे? कैल्शियम कार्बोनेट को. so pulp, paper industry and construction industry दोनों में ही इसका बहुत अच्छा use है. clear? okay. It is used in fertilizers to provide calcium to plants and pH stabilization of the soil. अब जब भी फर्टिलाइजर की बात करते हैं हम अमोनिया की बहुत बात करते हैं, साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो भी फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है ना, प्लांट्स को जो रिक्वायर्ड कैल्शियम है वो प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ जो सॉइल है, जो मिट्टी है जिसमें प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उसमें पीएच की एक स्टेबिलिटी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है. जब हम प्लांट डिसीजेस डिस्कस कर रहे थे तब भी आपको मैंने बताया था कई बार पीएच जो है वो बिगड़ जाता है, उस वजह से भी प्लांट डिसीजेस देखने को मिलती है, राइट. बट यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं कि क्योंकि सॉइल जो है उसका पीएच स्टेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है, इसलिए भी कैल्शियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है. Next is calcium carbonate can be used as an additive to food products for livestock, animals and humans and as a supplement in vitamins. Also इस calcium carbonate को एक food additive की तरह भी यूज किया जाता है, जैसे animals वगैरह के लिए food additive. साथ ही साथ इसको vitamins में जो supplements वगैरह हैं उसमें भी यूज किया जाता है, as like उसकी मे बी जो कैल्शियम वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट यूज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर एंड सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स. कैल्शियम कार्बोनेट इज एम्प्लॉयड इन द रिमूवल ऑफ एसिडिटी एंड इम्प्योरिटीज. तो जब भी जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कुछ काम चल रहा है या पानी का कुछ काम चल रहा है कि उसको प्योरीफाई करना है, और अगर एसिडिटी को रिमूव करना है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा पीएच जो है वो कम हो गया, लाइक बिलो 7 हो गया, और उसको थोड़ा स्टेबलाइज करना है या इम्प्योरिटीज को हटाना है, तब भी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है. अब वो जो है ना डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं कि जब आप इसको ट्रीट कराते हो, जो भी उसमें प्रेजेंट होता है, फिर क्या कैसे चेंज होता है, ये सारी चीजें अभी पढ़ना जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट आपको यूजेस पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम इनको यूज कहां करते हैं. डन? ओके.
आ जाते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे जो हर किसी के घर में प्रेजेंट है अभी, और वो है सोडियम क्लोराइड। जो हमारा टेबल सॉल्ट है, जो नमक है, उसी को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम Na से लिखा जाता है और क्लोरीन या क्लोराइड Cl, क्लोरीन जो है वो Cl से होता है, इसीलिए टुगेदर दे फॉर्म NaCl जो कि है नमक। ठीक है, सो सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl इज कॉमनली नोन एज सॉल्ट. Sodium chloride is the salt most responsible for the salinity of seawater and of the extracellular fluid of many multicellular organisms. यानी कि जो पानी होता है ना, खारा पानी, उसमें जो सलाइनिटी है, जो नमक का कंटेंट है, वो किस वजह से है? वो सोडियम क्लोराइड की वजह से प्रेजेंट है. ऑल्सो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होते हैं हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है NaCl. ठीक है, वैसे भी जब आप ना अपनी बॉडी में भी जब हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं 11th-12th में, अगर कभी बायोलॉजी लेते हो तो बहुत सारे सिस्टम्स या रिएक्शंस बताई जाती हैं, उसमें भी Na और Cl का बहुत ज़रूरी एक बोल सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंस है इसका हमारी बॉडी में, वो भी बताया जाता है. सो इस तरीके से NaCl जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड ऑल्सो भैया घर का नमक, हमारा टेबल सॉल्ट इज कॉमनली नोन एज, कॉमनली इट इज सॉल्ट एंड इट इज वाइडली नोन एज NaCl विच इज सोडियम क्लोराइड. डन. ओके. It is used in medicine saline solution in nasal spray. कई बार अगर मेडिकल शॉप पे जाओ या कभी भी ऐसा कुछ आप मेडिकल चीज़ें देखें तो एक सलाइन सोल्यूशन होता है. ठीक है, उसको कैसे बनाया जाता है? ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन इट, और उसे नेजल स्प्रे, जो नाक में स्प्रे यूज़ करते हैं, वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, ब्लॉक हो गया या कुछ भी, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, आग बुझाने के लिए जो होते हैं, उनमें भी NaCl का यूज़ किया जाता है. इट इज यूज्ड इन क्लेंजर्स लाइक शैम्पू, टूथपेस्ट. और कई बार बोलते हैं ना आपकी टूथपेस्ट में नमक है, तो NaCl जो है उसका इस्तेमाल टूथपेस्ट में भी होता है. साथ ही साथ शैम्पू जो होता है उसमें भी यूज़ किया जाता है किसको? NaCl को. तो इसकी बहुत सारी यूजेस हैं दैट यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड बिकॉज ऑब्वियसली बहुत वाइडली यूज प्रोडक्ट है. इट इज यूज्ड इन द सोडा ऐश इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट थ्रू सोलवे प्रोसेस. तो सोडियम कार्बोनेट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, NaCO3, नहीं सोडियम कार्बोनेट थोड़ी पढ़ा हमने, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा है. तो सोडियम कार्बोनेट इज अदर थिंग, इट इज Na2CO3. सो इसको जो प्रोड्यूस करते हैं ना हम, सोडियम कार्बोनेट को, NaCl का ही हम यूज़ करते हैं. कैसे? इन द फॉर्म ऑफ सोडा ऐश. ठीक है, तो इसको सोडा ऐश में यूज़ किया जाता है ताकि हम क्या बना सकें? सोडियम कार्बोनेट. और प्रोसेस का नाम होता है सॉल्वे प्रोसेस, जिस पे क्वेश्चन आता है. It is used in the paper industry, textile industry and then in the construction of roads. Even सोडियम क्लोराइड को पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज किया जाता है. ऑब्वियसली नमक से रोड नहीं बनाएंगे, बट इसका यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग, और हार्ड वाटर जो होता है ना उसको सॉफ्टन करने के लिए भी NaCl का यूज किया जाता है. डन. ओके. नेक्स्ट आते हैं बेकिंग सोडा पे, जो अगेन आपके घर में प्रेजेंट होगा. ठीक है, सो बेकिंग सोडा को का जो कॉमन नाम है, मतलब जो केमिकल नेम है, वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, नॉट सोडियम कार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो क्या है? बेकिंग सोडा. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3. कार्बोनेट होता ना तो यहाँ पे H नहीं आता, 2 आ जाता. ठीक है, बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा की, विच इज बाइकार्बोनेट. तो ये हो जाता है NaHCO3. In 1971, NaHCO3 was first manufactured by a French chemist named Nicolas Leblanc. तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहले बेकिंग सोडा जो है उसको किसने बनाया था? तो 1973 में बनाया गया था, 71 में, बाय निकोलस लेब्लैंक, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे, और इन्होंने क्या बनाया था? NaHCO3, जैसे बेकिंग सोडा कहते हैं. क्लियर? और जिसको और क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट. नेक्स्ट बात करते हैं, सॉल्वे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी बात किया, एंड सोडियम कार्बोनेट इंडस्ट्रियली. यानी सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, दोनों का ही प्रोडक्शन जो है वो सॉल्वे प्रोसेस, जो नाम है जिस प्रोसेस का, उससे किया जाता है. इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, वाटर H2O, अमोनिया NH3 एंड ब्राइन सोल्यूशन इन इट्स कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, जिसमें NaCl आ जाता है ब्राइन सोल्यूशन में, आर यूज एज रॉ मटेरियल. तो इसमें ये जो सॉल्वे प्रोसेस है, इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं या केमिकल्स हैं जिनको यूज किया जाता है ताकि क्या प्रोड्यूस हो सके? या तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट. तो क्या चीजें यूज की जाती हैं? यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, अमोनिया को और ब्राइन सोल्यूशन को, और इन सबको यूज करके देन रिक्वायर्ड जो भी कंडीशंस हैं उसमें क्या बनाया जा सकता है? सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट. क्लियर? ओके. इट इज नॉन
फ्लेमेबल। बेकिंग सोडा जो है वो आग नहीं पकड़ता है, इट इज नॉन फ्लेमेबल। पाउडर डस्ट इज नॉट एज एक्सप्लोसिव, इट इज नॉट एज एक्सप्लोसिव। इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 500 एंड दिस NaHCO3 इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज ओडरलेस। तो ये वाइट है, क्रिस्टल के थोड़ा फॉर्म में होता है, साथ ही साथ ये ओडरलेस होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, मेल्टिंग पॉइंट इसका 500 है और ये नॉन फ्लेमेबल है। एंड ऑल्सो इट इज बेसिक इन नेचर, ये एसिडिक नहीं है फॉर श्योर, तभी हम यूज करते हैं इसको, ठीक है, अपने हाथ से भी डालते हैं चुटकी भर बेकिंग सोडा। सो इट इज एसिडिक, नो, इट इज बेसिक। क्लियर? ओके। इट रिड्यूसेज द एसिडिटी इन द स्टमक फॉर श्योर। अगर ये बेसिक है, ठीक है, अल्कलाइन है, pH 7 से ऊपर होगा, तो फिर ये चीज़ जो है वो एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो बेकिंग सोडा जो है वो एसिडिटी जो है उसको भी कम करता है। एक्ट्स एज एन एंटासिड। व्हाट इज एंटासिड? एंटासिड का मतलब होता है जो कि एसिडिटी कम करने के लिए यूज किया जाता है ना, एंटी टू एसिडिटी, ठीक है। ऐसे कई टर्म्स होते हैं, जैसे एंटी पायरेटिक होता है, तो जो पायरेटिक होता है वो फीवर के लिए होता है, तो एंटी पायरेटिक जो फीवर कम करता है, एंटीबायोटिक हम पढ़ते हैं। तो ऐसे ही क्या है, एंटासिड विच इज यूज टू ट्रीट स्टमक अपसेट एंड इंडाइजेशन। तो अगर किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है या फिर स्टमक अपसेट है ना, या एसिडिटी है, तो उस वजह उसको कम करने के लिए बेकिंग सोडा का भी यूज किया जाता है, ऑब्वियसली बिकॉज ये बेसिक इन नेचर है, एल्कलाइन है। यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एज अ वाटर सॉफ्टनर। ऑल्सो इसको पानी को सॉफ्टन करने के लिए बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है, ताकि ऑब्वियसली हार्ड वाटर के बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, वाटर हार्ड वाटर वाले केमिकल सब निकल जाए, बिल्कुल अलग हो जाए। इस वक्त चक्कर में या इस वजह से बेकिंग सोडा का भी यूज किया जाता है टू सॉफ्टन वाटर। डन? ओके। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोपी फोम इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। और ये एक सोपी टाइप का फोम बना देता है, इसीलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। रिमूव्स द डर्ट ऑफ मटेरियल्स विदाउट डैमेजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। किसी भी मटेरियल का अगर मिट्टी वगैरह हटाना है, डर्ट हटाना है, तो वो भी हट जाता है, साथ ही साथ ये कोई खराब नहीं करता फैब्रिक को या मटेरियल को। इट एक्ट्स एज अ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मतलब वन दैट इज यूज टू किल पेस्ट, ठीक है। तो पेस्ट वगैरह को अगर मारना हो तो पेस्टिसाइड के फॉर्म में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। डन? ओके। Used in baking industries as carbon dioxide is generated due to the decomposition of NaHCO3 which helps in the raising of the dough. Very important question कि जब हम केक वगैरह बनाते हैं या हमको कुछ भी ऐसा बनाना होता है जिसमें हमको डो को ना थोड़ा फुलाना होता है ना, तो हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि बेकिंग सोडा जब आप यूज करते हो ना तो उससे CO2 रिलीज होता है। जैसे ही डिकम्पोजिशन होता है बेकिंग सोडा का, उससे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और CO2 इज द रीजन जिस वजह से जो डो है, जो आटा है, वो फूलने लगता है, ठीक है, पफी हो जाता है, सॉफ्ट होता है, केक वगैरह स्पंजी होता है। क्यों? क्योंकि आपको वैसा डो चाहिए होता है ना, तो उस वजह से क्या होता है भाई, इसीलिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कभी पूछ लिया व्हाट इज द रीजन जिसकी वजह से डो जो है वो रेज अप हो जाता है, पफी होता है, स्पंजी होता है, तो इट्स आंसर इज बिकॉज ऑफ CO2 and because of like the requirement of CO2 this sodium bicarbonate that is baking soda is used. It is used as a neutralizer to neutralize the effect of acid. For sure ये basic है, alkaline है, तो इसको acidity कम करने के लिए यानी कि neutralize करने के लिए, pH बराबर करने के लिए यूज किया जाता है। डन? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड सबसे बेसिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड होता है HCOH, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं लाइक जो बहुत यूज किया जाता है वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है भाई? एसिड जो होता है ना उसके लिए केमिस्ट्री में COOH यूज किया जाता है। अब यहाँ पर जो भी बढ़ता जाता है, जैसे H हो गया, देन एक और बढ़ गया CH3, तो ये सब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो जैसे ही CH3 आता है ना तो CH3COOH जो है इसी को बोला जाता है एसिटिक एसिड। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साथ ही साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड भी है। विनेगर सोल्यूशन कंटेन्स एसिटिक एसिड इन वाटर where इथेनोइक एसिड यानी वही CH3COOH इज बिटवीन 5% to 20% बाय वॉल्यूम। तो एसिटिक एसिड जो है ना इसी का इस्तेमाल होता है विनेगर में। विनेगर सबने सुना होगा, ठीक है। तो जो विनेगर है ना उसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, और इसका अमाउंट कुछ भी हो सकता है 5 से 20% के बीच में। सो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विनेगर सोल्यूशन। आंसर है एसिटिक एसिड। डन? ओके। An undiluted solution of acetic acid is commonly referred to as glacial acetic एसिड। ये भी लेबोरेटरी वगैरह में मिल जाता है। तो एसिटिक एसिड का जो अनडाइल्यूटेड सोल्यूशन होता है, लाइक इट्स नॉट डाइल्यूटेड, बहुत ज्यादा पानी सॉल्वेंट नहीं है, तब हम उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। तो पूछ सकते हैं कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब अनडाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड या CH3COOH। It forms crystals which appear like ice at temperatures below 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर रखते हैं तो ये जो एसिटिक एसिड है ना वो क्या हो जाता है? वो क्रिस्टल्स बना लेता है। सो इट फॉर्म्स व्हाट? क्रिस्टल्स, जो कि आइस की तरह दिखते हैं। टेम्परेचर इज बिलो 16.6 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ऑल राइट।
Ethanoic acid is used in the manufacturing of various dyes, plastics, रेयॉन्स, सिल्क एंड परफ्यूम्स. सो इथेनॉइक एसिड जो है इसको डाई वगैरह बनाने के लिए, प्लास्टिक्स बनाने के लिए, रेयॉन, सिल्क, परफ्यूम सब बनाने के लिए इसको कहीं ना कहीं से यूज किया जाता है. इट इज मोस्ट सिंपली यूज्ड एज टेबल विनेगर. सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन भी जो आता है और कॉमन यूज भी जो होता है एसिडिक एसिड का वो एक विनेगर के फॉर्म में है. तो फॉर श्योर एसिडिक एसिड में और कुछ याद रखो ना रखो, प्लीज टेबल विनेगर या विनेगर वाला पॉइंट जरूर याद रखो. क्लियर? ओके. In medicines it is used as a local irritant and in the rubber industry also it is used as a coagulating agent. तो ये जो है रबर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है कोएगुलेट करने के लिए, साथ ही साथ इसको मेडिसिन या मेडिसिनल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है. तो इसके यूजेस जो है एसिडिक एसिड के वो बहुत वाइड हैं. क्लियर? ओके. इट इज ऑल्सो यूज एज कोएगुलेटिंग एजेंट इन रबर. अच्छा रिपीट हो गया ये पॉइंट, अभी हमने पढ़ लिया. इट इज यूजफुल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटेट, एसीटोन एंड एस्टर्स यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज. तो ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे भी आप आगे जाके कि एस्टर बनाना है, एसीटोन बनाना है, एसिडेट बनाना है. तो इन सबको बनाने के लिए आप एसिडिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत रिएक्शंस होती है जिनको पढ़ने में बड़ा मजा आता है. अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो गए बहुत अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट फिर. सो इस तरीके से एक एसिडिक एसिड जो है वो एसिटेट, एसीटोन, एस्टर सब बनाने में यूज किया जाता है. It is widely used in the production of VAM. VAM क्या होता है? विनाइल एसिटेट मोनोमर. ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं पॉलीमर्स, मोनोमर्स, इन सबको बनाने के लिए भी बहुत सारे कंपाउंड्स का यूजेज लगता है. सो CH3COOH जो है वो VAM विनाइल एसिटेट मोनोमर को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है. सो दिस इज वन मोर यूसेज ऑफ एसिटिक एसिड. डन? ओके. In the treatment of cancer, it is directly injected into the tumor. Even अगर कैंसर का जब ट्रीटमेंट चलता है ना तो एसिडिक एसिड जो है it is directly injected कहाँ पर? In tumor. Clear? It is an active microbactericidal disinfectant that is also effective against most other bacteria. Also ये एक बैक्टीरिसाइडल यानी बैक्टीरिया को मारने वाला डिसइंफेक्टेंट है जिससे हम बैक्टीरियाज को किल करने के लिए या उनके अगेंस्ट यूज किया जाता है. सो ये एसिडिक एसिड जो है वो एक बैक्टीरिसाइडल डिसइंफेक्टेंट भी है. डन? ओके. आ जाते हैं नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट पे. देखो कंफ्यूज नहीं होना है. सबसे पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा है. ठीक है, लेट्स जस्ट गो स्लोली. या कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा हमने. ठीक है, हमने पढ़ा सोडियम क्लोराइड. बेकिंग सोडा वो सोडियम बाइकार्बोनेट. क्लियर? देन हम आए किस पे? सोडियम क्लोराइड पे, एसिडिक एसिड पे. ओके. एंड देन नाउ इट्स द टर्न ऑफ सोडियम कार्बोनेट. तो हम कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ चुके हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ चुके हैं, अब सोडियम कार्बोनेट पढ़ेंगे. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट पहले मैंने बता दिया Na2CO3 है. अब अच्छा ये फॉर्मूला अगर सीखना है तो थोड़ा बहुत बता देती हूँ मैं. देखो अगर सोडियम देखते हैं ना तो सोडियम Na से दिखाया जाता है और इसका एक चार्ज होता है +1. कार्बोनेट जो है वो CO3 और इसका -2 होता है. तो जब ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं ना तो बेसिकली ये होता है कि 1 है तो इस भर पे 1 ही पार रहती है और ये 2 है तो इधर 2 हो जाता है. तो इट इज Na2CO3. क्लियर? वहीं पे जब एक जो N की एक वैल्यू है उसने H ने ले ली थी तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया था. सेम वे में जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे थे ये +2 है, ये -2 है, एक जैसे हो गए इसीलिए CaCO3 बन रहा था कैल्शियम कार्बोनेट. तो कभी ये आगे जाके पढ़ोगे, अभी के लिए इतना टेंशन की बात नहीं है. बट सपोज अगर आपको रहे कि भाई 2 कैसे आ गया, 3 क्यों आ गया, तो ये इसके तरीके हैं फॉर्मूले बनाने के. क्लियर? सो ये केमिकल कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या होगा? Na2CO3. क्लियर? सो सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है. इट इज कॉमनली नोन एज सोडा ऐश. ठीक है, सोलवेव प्रोसेस की बात की थी अभी हमने, उसमें सोडा ऐश पढ़ा था, ये वही है. सो इसको सोडा ऐश भी कहते हैं और केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 है बिकॉज सोडियम Na है, कार्बोनेट CO3 है. क्लियर? ओके. This inorganic compound is water soluble and when dissolved in water it forms carbonic acid and sodium hydroxide. तो जब इस सोडियम कार्बोनेट को आप पानी में डालते हैं, सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और फिर क्या बनाता है ये पानी के साथ. पानी क्या होता है सबको पता है, पानी H2O है, राइट? H2O जो है उसके साथ जब Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है सो इट फॉर्म्स व्हाट? It dissolves in water and it leads to carbonic acid and sodium hydroxide. Clear? In its pure form it is white powder and odorless. अगर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का तो ये व्हाइट कलर का होता है, साथ ही साथ इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, ओडरलेस है. इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एक्ट्स एज एन एंटासिड. और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब अल्कलाइन है या पीएच इसका एसिडिक नहीं है और ये एक एंटासिड की तरह भी यूज किया जाता है इसको. अगेन वही चीज जो बात हो रही थी कि भैया ये क्या है, बेसिक है तो ये एसिडिटी को कम करने के लिए यूज किया जाएगा, तो एंट एसिड. क्लियर? ओके. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, सोप्स,
पेपर। तो डिटर्जेंट बनाना हो, साबुन सोप बनाना हो, पेपर बनाना हो, हर चीज के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर ग्लास, जिसे सोडियम सिलिकेट कहते हैं, बोरैक्स, सोडियम फॉस्फेट एंड मेनी अदर सोडियम कंपाउंड्स। तो बहुत सारे सोडियम कंपाउंड्स हैं, जिनमें से एक सोडियम सिलिकेट है जिसको वाटर ग्लास कहते हैं। बोरैक्स पाउडर भी आपने सुना, बोरिक पाउडर सुना होगा आपने, बोरैक्स पता नहीं सुना है कि नहीं। सोडियम फॉस्फेट और वैसे ही बहुत सारे सोडियम कंपाउंड्स बनाने के लिए हम सोडा ऐश या सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। डन, ओके। इट इज यूज्ड एज अ वेटिंग एजेंट एंड ब्रिक इंडस्ट्री। तो ब्रिक इंडस्ट्री जो होती है, जब ईंटें बनती है जहां पर, उसको एक तरीके से वेट करने के लिए लाइक वेटिंग एजेंट यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को। इट इज यूज्ड एज एन अब्रेसिव एंड फोमिंग एजेंट इन टूथपेस्ट। ऑल्सो टूथपेस्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ पीएच मॉडिफायर। पीएच को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज है। एंड इट इज यूज्ड एज अ वाटर सॉफ्टनर। अगेन हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर सब पढ़ोगे, आई गेस 11th में पढ़ते हो, 12th केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जहां पर आपको वाटर का हार्ड होना क्या होता है, उसको सॉफ्ट वाटर में कैसे चेंज करते हैं, वो सब सिखाया जाता है। तो वन ऑफ द कंपोनेंट इज सोडियम कार्बोनेट। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं अमोनिया पे, जिसका बहुत ज्यादा नाम प्रचलित है। स्पेसिफिकली इसको ना फर्टिलाइजर के फॉर्म में बहुत यूज किया जाता है। किसे? अमोनिया को। अमोनिया लिखा जाता है NH3 से, ठीक है। दिस इज व्हाट? अमोनिया। सो अमोनिया इज कलरलेस गैस विद अ केमिकल फॉर्मूला NH3। अमोनिया जो है वो एक गैस के फॉर्म में भी होती है और कलरलेस गैस होती है जब ये होती है, और फॉर्मूला इसका NH3 है। इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन इट्स एक्वस फॉर्म। जब ये एक्वस या लिक्विड फॉर्म में होता है, इट इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो पानी भी ऐड हो जाता है ना उसमें, इसीलिए वो क्या बन जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो उसमें H2O भी ऐड हो जाता है, जिस तरीके से ये क्या बन जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो अमोनिया जो है वो ओरिजिनल गैसियस फॉर्म में एक कलरलेस गैस है, साथ ही साथ इसका एक्वस फॉर्म है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट हैज़ अ पंजेंट स्मेल। अमोनिया की सच्ची में बहुत ही ज्यादा पंजेंट सी स्मेल होती है, अच्छी स्मेल नहीं होती है। इन इट्स कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म इट इज डेंजरस एंड कॉस्टिक। यानी कि जब ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लाइक बहुत सॉल्वेंट का कम अमाउंट है और अमोनिया ज्यादा है, ठीक है, जो सॉल्यूट है वो ज्यादा है, तो उस वक्त ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। द प्रिंसिपल कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज द हेबर प्रोसेस। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि हेबर प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, तो अमोनिया बनाते हैं। द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अंडर हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। क्या होता है कैटलिस्ट? भली केमिस्ट्री के टर्म में पढ़ो या जनरली भी कैटलिस्ट का मतलब पता होना चाहिए। अगर कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज कुछ भी है, A प्लस बी जो है वो रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट दे रहा है C प्लस डी। अब नॉर्मल कंडीशंस में इसकी स्पीड जो हम कह लेते हैं कि ये रिएक्शन होने में 5 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट मिलने में 5 मिनट लग। बट जैसे ही हम एक कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो ये जो रिएक्शन है लेट्स से वो 1 मिनट में हो जाएगी। सो इस तरीके से कोई भी चीज जिससे एक स्पीड बढ़ जाती है, जो रिएक्शन है वो और फास्ट हो जाती है ना, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। सो दिस इज हाउ हेबर प्रोसेस में बहुत सारी हाई प्रेशर की कंडीशंस, एक कैटलिस्ट और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़कर अमोनिया को बनाया जाता है। सो अभी तक मैंने वापस बोल रही हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ, सॉल्वे प्रोसेस, हेबर प्रोसेस, नाम याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स एज इट इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ऑल्सो अमोनिया का जो सबसे बड़ा यूज है ना वो यही है कि इसको एक फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। यानी कि जब भी उसको ऐड करेंगे ना तो सॉइल जो है वो और ज्यादा अच्छा क्वालिटी का हो जाता है। इससे क्या होता है, जो यील्ड ऑफ क्रॉप्स है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ जाती है। इट इज यूज्ड इन द हाउस होल्ड एज अ क्लीनर। NH3 is mixed with water to clean stainless steel and glass. This is a full stop. तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट कह रहा है कि जो अमोनिया है इसको क्लीन करने के लिए भी यूज किया जाता है। कैसे? इसको पानी के साथ मिलाया जाता है और फिर स्टेनलेस स्टील और ग्लास उनको क्लीन किया जाता है यूजिंग द सोल्यूशन। It is used in food products as antimicrobial agent. Also antimicrobial यानी माइक्रोब्स के को खत्म करने के लिए या माइक्रोब्स ना ग्रो करे उसके लिए भी अमोनिया को एज एन एजेंट यूज किया जाता है। क्लियर? ओके। देन बात करते हैं, इट इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। It is used as a refrigerant and it is used as a pH adjuster in the fermentation processes. तो fermentation का जो process है उसको कराने के लिए fermentation industries में भी यूज किया जाता है किसको? अमोनिया को। साथ ही साथ ये एक refrigerant है and also इसको pH adjust करने के लिए यूज किया जाता है। It is used to neutralize pollutant like nitrogen oxides emitted from diesel engines. तो pollutants तो पता ही है गाड़ियों से कितने emit होते हैं, तो nitrogen oxides जो हैं they are पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषण कॉज करते हैं एंड उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसको यूज किया जाता है? अमोनिया को, बिकॉज इट न्यूट्रलाइजेस देम, लाइक उनका जो असर है उसको कम कर देता है। क्लियर? ओके। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट
इंजन, ऑल्सो रॉकेट इंजन के लिए फ्यूल की तरह भी अमोनिया का इस्तेमाल होता है. इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयॉन एंड नाइलॉन. तो जब रेयॉन नाइलॉन कैसे बनता है वो सब कभी पढ़ोगे अगर आप, तो उसमें अमोनिया एज अ एलिमेंट भी आप पढ़ने वाले हैं. जो इस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में फाइबर लाइक रेयॉन और नाइलॉन को बनाने के लिए यूज किया जाता है अमोनिया को. तो अमोनिया के बहुत सारे यूजेस हैं, बट सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है अमोनिया पे क्वेश्चन वो यही, अमोनिया क्या है, NH3. दूसरी बात ये हेबर प्रोसेस से बनाया जाता है. तीसरी बात पूछा जा सकता है कि ये फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज POP. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है, व्हाइट पाउडरी केमिकल कंपाउंड है, विच इज हाइड्रेटेड या इसको हेमी हाइड्रेटेड भी कहते हैं, हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट दैट इज यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैल्सिनाइजिंग जिप्सम. तो जिप्सम होता है एक, ठीक है, सेम केमिकल फॉर्मूला होता है इनका, बट जो वाटर का अमाउंट है वो थोड़ा कम ज़्यादा है. सो जिप्सम जो होता है, जिसको अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, बिकॉज अगर अभी पहले ही बता दूंगी तो फिर आप उसको इतना सीरियसली नहीं पढ़ते, बट अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस जाना माना लग रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ है जिप्सम का, तो यू विल रीड दैट, राइट. सो जिप्सम CSO4.2H2 होता है और उसको जब हीट करते हैं ना तो वो CSO4.half देता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं. सो दिस इज व्हाट हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, और ये जिप्सम से मिलता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ हीटेड जिप्सम एट अ हाई टेम्परेचर. तो जो जिप्सम है उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं एंड देन यू गेट द प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम प्लास्टर भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? बड़ा ऑब्वियस है, बिकॉज वो जिप्सम से बनता है. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CSO4.half दैट इज हेमी हाइड्रेटेड, इसको कहते हैं. इट इज यूज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन हॉस्पिटल. सबसे कॉमन यूज यही है कि अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो एक सपोर्ट के लिए ताकि वो सेट हो जाए, बोन जल्दी से ठीक हो जाए, उसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं. यूज्ड इन डेंटिस्ट्री टू मेक कास्ट. एक कास्ट बनाने के लिए डेंटल वगैरह जो क्लिनिक्स होते हैं या डेंटिस्ट्री में यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को. Making toys, decorative materials, cheap ornaments, cosmetics, blackboard, chalk and cast for statues. सभी चीज़ें प्लास्टर पेरिस से खिलौने बनाए जाते हैं, टॉयज बनाए जाते हैं. कुछ चीज़ें जिनसे हम डेकोरेशन कर सकते हैं तो डेकोरेटिव मटेरियल बनाया जाता है. चीप ऑर्नामेंट जो बहुत सस्ती ज्वेलरी होती है उसको बनाते हैं प्लास्टर पेरिस से. कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है ये. एंड ब्लैक बोर्ड बनाना हो, चौक बनाना हो या स्टैचू का एक कास्ट बनाना हो, उसके लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है. यूज फॉर प्रोटेक्शन एज फायर प्रूफिंग मटेरियल. ऑल्सो फायर प्रूफ बनाने के लिए किसी चीज को प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है. यूज्ड इन सीलिंग एयर गैप्स इन अपैरेटस इन लैब्स. अगर कोई लैब में अपैरेटस है, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि एक गैप आ रहा है, एयर गैप, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, एरर्स आ सकते हैं, उसको भी सील करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज किया जाता है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं जिप्सम की, यानी वो जिससे हमने अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना सीखा है. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्लियर है, जो हमने बात की CaSO4.half H2O, राइट. अब इसी से रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे? जिप्सम. सो जिप्सम जो है वो एक नॉन टॉक्सिक मिनरल है. इट इज अ वेरी कॉमन सल्फेट. सल्फेट किसको बोलते हैं? ये जो प्रेजेंट है ना SO4, इसी को सल्फेट कहा जाता है एंड ये भी एक कॉमन सल्फेट है. दिस इज रिप्रेजेंटेड एज CaSO4.2H2O और इसी को फिर जब हीट करते हैं तो CaSO4.half यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है. तो जिप्सम 2H2O, half H2O इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, कैल्शियम सल्फेट अटैच टू ऑक्सीजन. ऑब्वियसली एक पानी है, कैल्शियम सल्फेट है और ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है. सो इस तरीके से जिप्सम जो है वो CaSO4.2H2O है एंड इसी को हीट करके बनता है CaSO4.half जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं. इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स. जिप्सम का भी यूज्ड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है. इन मेकिंग पोट्री एंड मोल्ड्स. पोट्री यानी जो पॉट्स वगैरह बनाते हैं या फिर मोल्ड्स वगैरह बनाना है, एक क्या बोलते हैं उसको, सांचा बनाना और ढांचा टाइप कुछ, तो हम वर्ड यूज करते, लाइक चीज यूज करते हैं जिसे हम जिप्सम कहते हैं. इन डेंटल अप्लायंसेस टू मेक कास्ट एंड मोल्ड्स एंड इम्प्रेशन मटेरियल. कास्ट और मोल्ड के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी बात की, सिमिलरली इसमें भी वही प्रॉपर्टी है, तो जिप्सम का भी यूज किया जाता है इन डेंटिस्ट या डेंटल अप्लायंसेस. मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस, कंडीशनिंग सॉइल. प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है जो बहुत इजीली याद हो जाएगा. साथ ही साथ सॉइल को कंडीशन करने के लिए प्रॉपर एक बोलना चाहिए बेस्ट सॉइल बनाने के लिए भी यूज किया जाता है जिप्सम को. इट इज यूज्ड एज हार्डनिंग मटेरियल इन सीमेंट. अगर सीमेंट वगैरह में जिप्सम को ऐड करते हैं ना तो और हार्ड हो जाता है वो, एंड देन इट इज मच बेटर फॉर बिल्डिंग. फिलर इंग्रेडिएंट इन मेनी फूड एंड ऑल्सो फिलर इंग्रेडिएंट की तरह यूज किया जाता है. So, इस तरीके से जिप्सम के देर आर सो मेनी यूजेस और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए यूज करते हैं. एंड इन लॉक का जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, CaSO4.2H2 एंड half H2O. क्लियर? ओके.
नेक्स्ट आ जाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ पेरोक्साइड। सबसे सिंपल टाइप का जो पेरोक्साइड है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसे हम H2O2 कहते हैं। इट इज अ कलरलेस लिक्विड एंड इज यूज्ड इन एक्वस सोल्यूशन फॉर सेफ्टी रीजंस। ये एक कलरलेस लिक्विड है, साथ ही साथ इसको एक्वस यानी कि लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं ताकि कोई हार्म या हजार्डस कुछ ना हो। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत रिएक्टिव है, इट इज अ वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एंड इज यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट इन रॉकेटरी, क्योंकि अगर इसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। और इसी वजह से कि कोई हार्म ना हो या उससे कोई नुकसान ना हो, इसको क्या किया जाता है, एक एक्वस फॉर्म में यूज किया जाता है, बिकॉज देन सेफ एक रह सकता है, एक सेफ्टी रीजन की वजह से हम H2O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एक्वस वे में यूज करते हैं। क्लियर? ओके। द केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2, जो अभी मैंने बात की। तो H2O2 क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड decomposes when exposed to sunlight. This process is catalyzed by traces of alkali metals and therefore H2O2 is stored in wax lined glass or plastic containers and kept in dark. हमेशा आप देखोगे कि एक प्लास्टिक या एक ग्लास कंटेनर में H2O2 को यूज करते हैं, साथ ही साथ इसको बहुत डार्क जगह पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये जो H2O2 है ना, अगर वो सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में आ जाता है तो फिर ये क्या करता है ना, ये डीकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, तो ऑब्वियसली फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बचा ही नहीं, राइट। और ये जो है कुछ मेटल्स वगैरह अगर यूज हो जाए तो उससे और जल्दी से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसीलिए H2O2 को हमेशा या तो वैक्स लाइंड ग्लास बॉटल या प्लास्टिक कंटेनर में यूज किया जाता है और इसको हमेशा डार्क किसी में रखा जाता है, नॉट लाइक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अदरवाइज ये डीकम्पोज हो जाएगा। क्लियर? ओके। Hydrogen peroxide is used as an antimicrobial agent and an oxidizing agent. H2O2 को ऑक्सीडाइज एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करेगा, ऐसे एजेंट की तरह यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसको एक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यानी कि माइक्रोब्स को मारने के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज एज एन एंटीसेप्टिक टू क्लीन वुंड्स। अगर चोट लग गई और चोट को क्लीन करना हो, एंटीसेप्टिक का यूज करना है तो H2O2 यूज करते हैं। इसीलिए H2O2 जो है वो मेडिकल इंडस्ट्री में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है। Used in toothpaste as hydrogen peroxide works as an oxidizing agent, offering a lightening or whitening effect. H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को टूथपेस्ट में भी यूज करते हैं, बिकॉज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये एक लाइटनिंग या ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, इसीलिए इसको टूथपेस्ट में भी यूज करते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आते हैं एलम पे, जो कि फिटकरी है, जो हमारे घर में प्रेजेंट होती है। मैंने बिगिनिंग में बोला ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी घरेलू चीज़ें हैं एंड दोज आर केमिकल कंपाउंड। उनमें से कौन सा एक और है, फिटकरी, जिसको एलम कहते हैं। सो एलम एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज कंपोज्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एल्यूमिनियम, अदर मेटल देन एल्यूमिनियम एंड सल्फेट्स। तो इसमें जो है एल्यूमिनियम है और सल्फेट्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये टुगेदर क्या बनाते हैं, एलम बनाते हैं। एलम एक डबल सॉल्ट है इन द हाइड्रेटेड फॉर्म। ये डबल सॉल्ट है। अब डबल सॉल्ट, सिंगल सॉल्ट क्या होते हैं इतना डीप में नहीं जाना है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आप 11th-12th स्टैंडर्ड में फॉर श्योर पढ़ेंगे। और ये एक हाइड्रेटेड फॉर्म है, यानी इसमें वाटर की प्रेजेंस रहेगी। लाइक जब फॉर्मूला देखोगे ना, यू विल सी H2O। एलम एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब एलम जो है वो भी बहुत तरीकों का होता है, जैसे कोई पोटाश एलम होगा जिसमें पोटाशियम होगा, देन यू हैव सोडा एलम, अमोनियम एलम, क्रोम एलम। तो इस तरीके से एलम की भी बहुत सारी वैरायटी है। द जनरल केमिकल फॉर्मूला, यानी कोई भी एलम हो उसमें इतना तो फॉर्मूला होने ही वाला है। एक्स की जगह जो है वो चेंज होती जाएगी डिपेंडिंग कौन सा वाला एलम है। देन यू हैव एल्यूमिनियम सल्फेट, तो AlSO4 होल ट्वाइस, एंड देन यू हैव कितने वाटर, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? सो इस तरीके से ये जो है कॉमन एक फॉर्मूला होता है कि इतना तो रहने ही वाला है हर एलम में, AlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12 ऑफ H2O। बाकी एक्स की जगह जो है वो चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन कौन सा वाला एलम है। क्लियर? ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलम्स आर पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, अमोनियम एल्यूमिनियम सल्फेट एंड सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को पोटाश एलम या पोटेशियम एलम भी कहते हैं। देखो क्या बात हो रही है, एक हो रहा है पोटेशियम एल्यूमिनियम, अमोनियम, ठीक है, और क्या हो रहा है, सोडियम। अब होता क्या है ना, जब यहाँ पर ये चेंज होगा, जैसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, ठीक है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट तो दिख रहा है आपको AlSO4, बट वहाँ X की जगह पोटेशियम आ जाएगा। देन अगर यहाँ पर अमोनियम है तो वहाँ अमोनिया की आ जाएगी प्रेजेंस। देन अगर सोडियम की बात होगी तो सोडियम आ जाएगा। तो इस तरीके से X की जगह जो है वो ये सब ले लेते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा वाला एलम है। एंड जो सबसे कॉमन एलम है वो होता है पोटाश एलम, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑब्वियसली पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर? ओके। इट इज यूज्ड इन द पिकलिंग एंड बेकिंग प्रोसेस। ये जो एलम है इसको पिकलिंग और बेकिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। जैसे कई चीजें होती है जब बनती है ना, उसमें एलम फिटकरी ऐड कर देते हैं, तो ये बेकिंग प्रोसेस और
जो पिकलिंग प्रोसेस है उसमें यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द टैनिंग प्रोसेस ऑफ लेदर। जब लेदर बनता है ना तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें से एक स्टेप होता है टैनिंग, उसमें भी एलम का ही यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट इन अ टेक्सटाइल कंपनी। कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो वहां पे ड्राइंग एजेंट की अगर जरूरत है तो वहां पे एलम का यूज होगा। इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एजेंट, साथ ही साथ एक एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किया जाता है एलम को। क्लियर? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन नेम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट? यानी इनमें से क्या है जो बहुत कॉमन नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का? अभी हमने नहीं पढ़ा, राइट, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिकॉज इसका जो कॉमन नाम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इज इट नोन एज ब्लीचिंग पाउडर, ग्लिसरीन, क्रीम ऑफ टार्टर या कॉस्टिक सोडा? तो फॉर श्योर अगर ध्यान दे तो यहाँ पे भी टार्ट्रेट है तो वो क्रीम ऑफ टार्टर होना चाहिए, राइट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। तो फॉर श्योर ग्लिसरीन, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा नहीं बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट को। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्रीम ऑफ टार्टर इज द करेक्ट कॉमन नेम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। क्लियर? ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस? इनमें से एक है जिसे लाफिंग गैस कहते हैं। कई सुने होंगे आपने, टीयर गैस सुना होगा आपने, लाफिंग गैस सुना होगा, राइट। सो वो कौन सी गैस है भाई जिसे लाफिंग गैस कहते हैं? इज इट नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड? ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, या तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है या ये नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रोजन का 3 ऑक्साइड लाइक ट्राई ऑक्साइड है या पेंटा ऑक्साइड 5 वाले ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड है। सो आंसर क्या है इसका? लाफिंग गैस जो है वो हम ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये बस ध्यान रखना है आपको कि आप नाइट्रस नाइट्रिक में कंफ्यूज ना हो जाए। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर? ओके। थर्ड क्वेश्चन है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन इनमें से कौन सा है? लाइक इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे आप डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन कहेंगे? और कंप्लीट करना है तो हम कह सकते हैं कि डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन इज नोन एज, ठीक है, इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इज इट फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 10, फ्रीऑन 12, फ्रीऑन 13? सो फ्रीऑन्स के बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक बहुत टाइप्स होते हैं, बट अगर हमें बात करना है कि डाइक्लोरो है, 2 क्लोरीन है, डाइफ्लोरो है, ठीक है, तो वो कौन सा वाला फ्रीऑन है? सो इट इज ऑप्शन नंबर सी विच इज फ्रीऑन 12। फ्रीऑन 12 जो है उसको कहा जाता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। और बड़ा आसान है याद रखना, बिकॉज देखो डाइक्लोरो में भी 2 है, फ्लोरो में भी 2 है और फ्रीऑन में भी 2 है। सो फ्रीऑन 12 को डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन कहते हैं। क्लियर? क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि ये सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि बताओ ना इनमें से कौन सा वाला है। डन। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उससे रिलेटेड इनमें से क्या चीजें हैं जो सही नहीं है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते किसको है, ठीक है, तो वो एक ऑप्शन हो जाएगा। दूसरी बात, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों कहा जाता है? तीसरी बात, इसका यूसेज क्या है, ठीक है। सो सबसे पहली बात, इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद केमिकल फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसमें मैग्नीशिया है तो पक्का ये मैग्नीशियम का ही कंपाउंड होगा एंड इट इज मैग्नीशियम OH होल ट्वाइस। बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। सो ये तो सही हो गया। इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एसिडिटी को कम करने के लिए यूज किया जाता है एंड दिस इज फॉर श्योर एन एंटासिड, तो ये भी सही है। इट्स मिनरल फॉर्म इज ब्रूसाइट, बिल्कुल सही है। इसका जो मिनरल फॉर्म होता है ना MgOH होल ट्वाइस या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, उसको ब्रूसाइट कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल ट्वाइस। बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये मैग्नीशिया है ना, तो मैग्नीशियम का कंपाउंड है ना कि एल्यूमिनियम का, तो इसीलिए ये गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। साथ ही साथ इसको मिल्क क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसका जो सोल्यूशन होता है ना वो मिल्की दिखता है बहुत, इसीलिए उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। सो MgOH होल ट्वाइस, मिनरल फॉर्म इज ब्रूसाइड, एक एंटासिड है जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। सो इस तरीके से जो सही नहीं है, लाइक ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट है, इसीलिए इट इज द करेक्ट आंसर। इसको एक साथ लिखना चाहिए, दिस इज AlOH होल ट्वाइस, ठीक है, ऐसे ब्रेक करके नहीं लिखते। सो आंसर जो है वो क्या है? इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद द केमिकल फॉर्मूला AlOH होल ट्वाइस। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, जहां पे है सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट को और क्या कहा जाता है, ठीक है। सो इज इट नोन एज क्लोराइड ऑफ सोडा, इज इट नोन एज ब्लीच, इट इज नोन एज एंटीफॉर्मिन
या इट इज नोन एज ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है ना ये ब्लीच है, ब्लीचिंग एजेंट सुना है आपने, जो कपड़े वगैरह पे भी कलर करते हो ब्लीच करते हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। साथ ही साथ इसे क्लोराइड ऑफ सोडा और एंटीफॉर्मिन भी कहा जाता है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। सो सोडियम हाइपोक्लोराइड के 3 नाम याद हो गए, ब्लीच, एंटीफॉर्मिन एंड क्लोराइड ऑफ सोडा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं 6th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिप्सम। प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं जिप्सम को और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस को। जिप्सम में आते हैं 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आता है हाफ H2O, राइट। सो जो ऑप्शन नंबर डी है ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जो 2H2O यानी ऑप्शन नंबर बी है ये क्या हो जाएगा, जिप्सम। बाकी ए एंड सी आर इनकरेक्ट, मतलब जिप्सम से रिलेटेड तो बाकी 3 भी इनकरेक्ट हैं, बट ये 2 हमको एटलीस्ट पता है। सो इसका आंसर तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CSO4.2H2O, बट जो डी है CSO4.5H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो ये भी इक्वली रिवाइज हो गया। नेक्स्ट आते हैं 7th क्वेश्चन पे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को और क्या कहते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म, स्पिरिट ऑफ नाइटर, रबिंग अल्कोहल, ग्लिसरॉल। तो फॉर श्योर क्लोरोफॉर्म तो आपने सुना होगा, है ना। दूसरी बात स्पिरिट भी सुनी होगी आपने, नहीं सुनी तो यू शुड नो, लाइक आप पूछ सकते हैं अपने मॉम डैड से, स्पिरिट बहुत कॉमन चीज है। एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ग्लिसरीन तो जरूर सुना होगा आपने, करेक्ट। सो ये जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ना, इसको कहते हैं रबिंग अल्कोहल। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। तो कभी आपको रबिंग अल्कोहल पता चले तो फॉर श्योर उसका केमिकल नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर? 8th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज किंग ऑफ केमिकल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनमें से एक केमिकल है जो हर जगह मिल जाता है और बहुत वाइडली यूज होता है, तो इनमें से कौन सा वाला एसिड या केमिकल है जैसे किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। इज इट सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नन ऑफ द अबव। तो ये 3 एसिड्स के नाम तो आई गेस सभी को पता होते हैं, मतलब बहुत कॉमन नाम है ये, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सो ये सारे एसिड्स जो हैं ये लेबोरेटरी पे भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बहुत सारे इनके बॉटल्स पड़े रहते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। सो किंग जो है ना, राजा जो है केमिकल्स का, वो कहा किसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड को। सो सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन? ओके। 9th क्वेश्चन है, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज कॉल्ड विनेगर। मैंने आपको पढ़ाया था इनमें से एक कोई कंपाउंड, ठीक है, और उसमें मैंने आपको बोला था कि बाकी सारी चीजें याद रखो ना रखो, पर ये याद रखो कि विनेगर हो इसी से बनता है या विनेगर में ये प्रेजेंट होता है। सो इज इट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। जिनको विनेगर का पता है कि वो थोड़ा ऐसे सिरका टाइप का होता है ना, खट्टा टाइप का, सो यू कैन बी लाइक, आप थोड़ा झुकाव हो सकता है आपका सिट्रिक एसिड पे कि हाँ यही आंसर होगा। बट जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो अच्छे से पढ़ा है उन्हें पता है कि एसिटिक एसिड जो है, जिसे हमने क्या देखा था, फॉर्मूला क्या था, CH3COOH, ये होता है क्या, विनेगर का एक पार्ट। सो विनेगर क्यों है, जिसमें कह सकते हैं विनेगर में कौन सा एसिड है, ऑप्शन नंबर बी एसिटिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, पियोगे थोड़ी उसको। रही बात सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड की, ये भी गलत है। सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी एसिटिक एसिड इज द पार्ट और इज द बोल सकते हैं वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ विनेगर। क्लियर? ओके। 10th है, ब्लीचिंग पाउडर इज अ कंपाउंड ऑफ। इनमें से कौन सा है एलिमेंट जिसका कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर है, यानी अगर केमिकल फॉर्मूला किसी को पता हो ब्लीचिंग पाउडर का तो फॉर श्योर वो एलिमेंट जो है वो पता लगा सकता है। तो इनमें से कौन सा वाला एक पर्टिकुलर एलिमेंट या ऑप्शन है जिसका कंपाउंड जो है ब्लीचिंग पाउडर है। इज इट फ्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। तो बेकिंग सोडा भी अगर ध्यान में है तो भी थोड़ा लिंक कर सकते हो बेकिंग पाउडर को, और आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम है। कैल्शियम का कंपाउंड होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर? ओके। 11th क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। प्लास्टर ऑफ पेरिस इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन है, अगेन जिप्सम है CSO4.2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस जाता है हेमीहाइड्रेट, तो CSO4.5H2O। कौन सा है हाफ वाला, ऑप्शन नंबर डी। तो यही आपका सही आंसर होगा कि CSO4.5H2O इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। रही बात ऑप्शन नंबर ए और सी की, वी हैव नेवर स्टडीड इट, बट बी जो है वो जिप्सम है, अगेन रिवाइज हो गया। सो दीज 2 क्वेश्चंस फॉर श्योर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। 12th क्वेश्चन है, 100% प्योर इथेनॉल इज नोन एज। एक जो इथेनॉल होता है उसका 100% प्योर, लाइक उसमें थोड़ी भी मिलावट नहीं है, उसको क्या कहते हैं, बैड अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, नन ऑफ द अबव।
किसको कहते हैं रबिंग अल्कोहल, वो तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया। बट रही बात 100% प्योर इथेनॉल की, तो क्या होगा, तो देखो इसको दिल पे नहीं लेना है कि हाँ ये बैड अल्कोहल है तो बैड ही लिख देते हैं नाम, नहीं। 100% इथेनॉल जो है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट क्या होता है, कंप्लीट, होल ना। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बहुत आसान है इसमें समझना, बिकॉज 100% है तो एब्सोल्यूट है। सो ये भी पूछा जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है वो क्या है, तो 100% प्योर इथेनॉल। क्लियर, ओके। 13th क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय, क्या है क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट जो है वो कैसे बनता है, लाइक व्हाट इज द प्रॉपर प्रोसेस टू मेक सोडियम कार्बोनेट, इज इट हाइड्रोजनेशन, सॉल्वे प्रोसेस, हेबर प्रोसेस, नन ऑफ द अबव। तो हेबर प्रोसेस तो सबको पता है, अमोनिया बनता है इससे। रही बात सोडियम कार्बोनेट की, तो वो किससे बनता है, ऑप्शन बी, सॉल्वे प्रोसेस पढ़ा था हमने, राइट। रही बात हाइड्रोजनेशन की, तो ये घी और ऑयल वाला जो सिस्टम है, जो हाइड्रोजन जब पढ़ते हो तब आपको पढ़ाया जाता है हाइड्रोजनेशन। सो रही बात हेबर, अमोनिया, हाइड्रोजनेशन, घी एंड ऑयल, एंड सॉल्वे प्रोसेस द करेक्ट आंसर फॉर सोडियम कार्बोनेट। सो ये जो है कैसे बनता है, ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस से। क्लियर। आ जाते हैं 14th क्वेश्चन पे, जहां वर्ड है ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग क्लोरीन विथ। अगर ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो क्लोरीन को किससे ट्रीट करोगे, इनमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो ब्लीचिंग पाउडर थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये कैल्शियम का कंपाउंड है, राइट। तो ऑब्वियसली कैल्शियम तो चाहिए। अब इनमें से कौन सा वाला है जिसमें कैल्शियम है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बाकी तो कहीं पे भी कैल्शियम की बात नहीं हो रही। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही करेक्ट आंसर है, बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर इज अ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। ये पहला क्वेश्चन हम पढ़ चुके। दूसरी बात, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके, किसी के साथ तो रिएक्ट करना है क्लोरीन को, ताकि ब्लीचिंग पाउडर बने। अब क्लोरीन तो है बट हमें पता है कैल्शियम का कंपाउंड है, तो कैल्शियम कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। बाकी सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम थोड़ी चाहिए हमको। सो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है वो परफेक्ट आंसर होगा। डन, ओके। नेक्स्ट है द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज, जो नमक है, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट, उसका केमिकल नेम क्या है, बड़ा आसान है, मैंने आपको बताया था, राइट। सो इज इट मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो ये फॉर श्योर क्लोराइड है, बट सोडियम क्लोराइड, राइट। सो NaCl अगर आपको याद हो, इसे हम कहते हैं नमक, ठीक है। सो NaCl यहाँ सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड। डन, ऑल राइट। आ जाते हैं 16th क्वेश्चन पे, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। देखो एक होता है फेरिक, एक होता है फेरस, ठीक है, चार्ज की वजह से फेरस फेरिक हो जाता है। बट यहां पर पूछा किसका गया है कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो कौन से कलर के होते हैं। तो लेबोरेटरी में जब स्टार्ट कर दोगे एक्सपेरिमेंट वगैरह करना आपकी स्कूल लैब में, तो वहां ना फेरस, फेरिक, ये सब कुछ बहुत यूज होता है। सो फेरस के जो क्रिस्टल्स है ना वो कैसे कलर के दिखेंगे, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, व्हाइट या कलरलेस। इसका कोई कलर ही नहीं है, या ये व्हाइट कलर के होते हैं, या ये लाइट ब्लूइश कलर के होंगे, या लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। सो ये जो क्रिस्टल है फेरस के, वो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है कि फेरस ग्रीन, ऐसे याद रख सकते हो। क्लियर, ओके। 17th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेकिंग सोडा। इनमें से किसको बेकिंग सोडा कहते हैं, इज इट Na2CO3, NaCO3, NaHCO3, Na2CO3। तो बेकिंग सोडा हमने पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट की सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ा था, राइट। सो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है, बिकॉज अगर आपको नाम याद है, कंफ्यूज नहीं हो सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में, तो आपको डेफिनेटली याद होगा। सो बेकिंग सोडा जो है वो क्या है, NaHCO3, ना कि Na2CO3। क्लियर। सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3 इज द परफेक्ट आंसर। बिकॉज अभी आपको इतना नहीं पता है कि फॉर्मूला कैसे बनता है, नहीं तो आप दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर दो कि तो बन ही नहीं सकता, कैसे बना दिया, ऐसे इतने सारे एलिमेंट कैसे जुड़ेंगे, ठीक है। बट अगर यू नो अभी हम 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से समझते हैं, देन डेफिनेटली आपको यहाँ कुछ भी दिया जा सकता है जो मे बी फॉर्मूला हो भी नहीं। क्लियर। सो इस तरीके से आपको डायरेक्ट वाला याद रखना है कि बेकिंग सोडा जो है वो NaHCO3 है, ना कि Na2CO3। डन, ओके। नेक्स्ट है, इनमें से क्लोरोफॉर्म कौन सा है, लाइक क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो CH4 नहीं है, मीथेन नहीं है वो, बल्कि उसी का कंपाउंड बनता है क्लोरीन वगैरह ऐड करके। CH3 एक Cl है, CH2 दो Cl या CH3 3 Cl। सो क्लोरोफॉर्म में 3 Cl आते हैं, ठीक है। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है CHCl3, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। जो बड़ा सुनते हैं हम बेहोश हो जाते हैं, ऐसे लगा वगा के मूवी में दिखाते हैं, दैट इज द क्लोरोफॉर्म, ठीक है। सो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आई होप याद हो गया है। आ जाते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन यानी 19th क्वेश्चन पे, जहां पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ चॉक।
तो हमने पढ़ा चौक, लाइमस्टोन, मार्बल, है ना। तो इनमें किस कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा था, अगर याद आ रहा हो प्रीवियस वीडियो से, वॉज इट लाइक मैग्नीशियम का कोई कंपाउंड, MgCO3, CaCO3, ठीक है। वॉज इट पोटेशियम के CO3 या एल्यूमिनियम का कोई कंपाउंड। सो या तो वो मैग्नीशियम का हमने कोई कार्बोनेट पढ़ा था या कैल्शियम का, या फिर हमने पोटेशियम का या एल्यूमिनियम का कोई कार्बोनेट पढ़ा था। तो वी डिड नॉट स्टडी पोटेशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी नहीं पढ़ा हमने सिर्फ एक पढ़ा था, वो था कैल्शियम कार्बोनेट। इसीलिए CaCO3 ही है जो कि चौक, मार्बल्स, लाइमस्टोन्स में प्रेजेंट होता है। डन, ओके। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज ड्राई आइस किसे कहते हैं? व्हाट इज ड्राई आइस? इज इट सॉलिड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, गैशियस CO2 गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड CO2 या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, या नन ऑफ द अबव। सो यहां क्या दिया है? ड्राई आइस, ठीक है। कोई चीज ड्राई है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भाई वो सॉलिड ही होगा, लिक्विड तो ड्राई होगा नहीं, गैशियस भी ड्राई नहीं होगा। सो इसीलिए आपको ऐसे याद रखना है कि जो CO2 का सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड CO2, उसे कहते हैं ड्राई आइस। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सॉलिड CO2 इज ऑल्सो नोन एज, या फिर ड्राई आइस इज ऑल्सो नोन एज। सो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड CO2 या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। सो दिस इज हाउ 20 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है, ओवरऑल आज की वीडियो में। एंड जो प्रीवियस वीडियो है उसके भी फैक्ट्स थोड़े रिवाइज हो गए जो इंपॉर्टेंट थे, विनेगर वाला, कार्बोनेट वाला, देन सोडियम बेकिंग सोडा वाला, देन यू हैव जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाकी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो यू गॉट, ठीक है। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस वर इंटरेस्टिंग। एंड इसी के साथ साथ अगर आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हो केमिकल कंपाउंड्स को, फॉर श्योर आप कॉमन नेम्स वगैरह कर सकते हो सर्च, या फिर आप केमिकल फॉर्मूला वगैरह देख सकते हो कि कौन से एलिमेंट को कैसे दिखाते हैं, जैसे कैल्शियम Ca है, एल्यूमिनियम Al है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो अभी से पढ़ना है ये सब चीजें, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, और एल्स इट्स योर वो जो भी आपकी कीननेस है या ईगरनेस है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट दिस इज हाउ 20 क्वेश्चंस आर मोर देन एनफ टू रिवाइज दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप यू गॉट ऑल ऑफ देम। डन, ओके। चलिए, अब क्वेश्चंस तो डिस्कस हो गए, पर एक और चीज है जिसे हमें डिस्कस करना है, और वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको हर एक क्लास का जो करिकुलम या सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस हैं वो तो मिलते ही हैं, सारे के सारे टॉपिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, सब कुछ टॉप नॉच क्वालिटी का है। बट आपके पास क्या सिर्फ यही ऑप्शन है मैग्नेट ब्रेन से पढ़ने के? बिल्कुल भी नहीं। आपको स्कूल एजुकेशन तो मिलती है, साथ ही साथ हम चाहते हैं कि आपका कॉम्पिटिटिव भी जो प्रिपरेशन है या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिले, एंड दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट लॉट ऑफ थिंग्स ऑन आवर चैनल। जैसे कि अगर किसी को NTSC की प्रिपरेशन करनी है, फॉर श्योर आप मैग्नेट ब्रेन से कर सकते हैं। आपके पास ओलंपियाड का ऑप्शन है, आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। NTSC ओलंपियाड जो आपका जनरल एक जो नॉलेज है उसको भी बढ़ाते हैं। साथ ही साथ आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक जितना भी सिलेबस रिलेटेड वीडियोस है वो भी मिल जाता है। एंड ऑल्सो अगर आप कोई वन शॉट रिवीजन देखना चाहते हो, आप फुल चैप्टर वीडियोस देखना चाहते हो, या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, या हम कह सकते हैं आपको अगर एक्स्ट्रा लर्निंग करनी है, राइट, यू हैव वन मोर ऑप्शन, एक्स्ट्रा लर्निंग। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे आपको अगर एक्टिविटी सीरीज देखनी है जहां आप अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो, या आपको कुछ मोटिवेशनल सीरीज देखनी है, या आप चाहते हैं कि आप केमिस्ट्री के, रीजनिंग के फैक्ट्स पढ़ें विद इन अ मिनट, या आप सेल्फ डेवलपमेंट देखना चाहते हो, एवरीथिंग यू गेट अंडर दिस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा लर्निंग का टॉपिक। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट you have to visit the website of our channel ताकि आप ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर पाएं। So what you have to do is you have to go to Google, type magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करोगे आपके सामने ये जो पर्टिकुलर पेज है वो डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे ध्यान से देखो, वही सारे ऑप्शंस जो मैं बोल रही थी अभी से वो सब डिस्प्लेड हैं। So what you have to do is click on the one जो आप पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हो क्लास 8 जनरल नॉलेज, क्या करोगे? क्लास 8 पे क्लिक करो, आपके सामने क्लास 8 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो डिस्प्ले होंगे। अब आप जीके नहीं देख पा रहे हो यहाँ पर, लाइक जनरल नॉलेज नहीं दिख रहा आपको, नो वरी, स्क्रॉल करो और आपके सामने जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस पे क्लिक कीजिए और आपके सामने उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। सो यू क्लिक ऑन जनरल नॉलेज एंड यू गेट ऑल द टॉपिक्स। क्लिक ऑन द वन जिसका भी आप वीडियो देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिलेबस ओवरव्यू देखना चाहते हो, क्या करोगे? क्लिक ऑन सिलेबस ओवरव्यू और आपके सामने इससे रिलेटेड जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो बिगिन हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो यू विल गेट ऑल द टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स जो भी आप पढ़ सकते हो जीके में। वंस यू आर डन विद दिस, आप क्या करें, आप जो है वापस से कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, सो क्लिक ऑन द क्रॉस आइकन, क्लिक ऑन द टॉपिक, गेट द वीडियो। अगर आप कोई दूसरा क्लास या सब्जेक्ट भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन द बैक बटन एंड यू विल गेट दी सेम ऑप्शंस, क्लिक एंड यू विल गेट द वीडियो। सो इस तरीके से बड़ा आसान है सारी ही चीजों को एक्सप्लोर करना ऑन मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट, सो प्लीज डू विजिट इट। क्लियर? ओके।
So with this, we have finally come to an end of today's discussion. That was 20 MCQs, multiple choice questions based on different chemical compounds. I hope the previous video and this video was totally very valuable for you. And if it's a yes, then definitely you know what you have to do. You have to give a big fat thumbs up to the video. Also, you should share the video with as many people as you can, ताकि जिनको भी MCQs solve करने हो या questions करने हो chemical compounds पे, they can definitely watch this. And if you want, आप share कर सकते हैं about Magnet Brains also with as many students as you can, ताकि सभी को free education मिल पाए. And yes, अगर कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो क्या करना है, just subscribe to the Magnet Brains. So इस तरीके से do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.